नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूं प्राइम डिबेट। देश में एक बार फिर महामारी का कहर बढ़ता जा रहा है। कोरोना का दूसरा फेज लोगों के लिए और भयंकर रूप लेकर आया है। नए दिन के साथ मरीजों के आंकड़ों में रिकॉर्ड इजाफा देखा जा रहा है। इस बार भी सरकार के जरिए नियम लागू किए गए जिससे कोरोना की रफ्तार पर लगाम लगाई जा सके। पर इस बार नियम कुछ अलग है। नियम शिक्षा पर, आस्था पर नहीं, नियम रोजगार पर है, पर राजनीति पर नहीं। और आज इसी पर हम प्राइम डिबेट में चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि ये भेदभाव वाले नियमों को क्यों लागू किया गया है। पर उससे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। एक 1,68,912। ये कोई मामूली आंकड़े नहीं बल्कि बीते 24 घंटों में देश से सामने आए कोरोना मरीजों के आंकड़े हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 904 लोगों की मौत हो गई है। कोरोना के नए मरीजों का आंकड़ा किसी को भी डराने के लिए काफी है। स्थिति की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि देश में हर घंटे 7,038 नए कोरोना मरीज सामने आ रहे हैं। वहीं हर मिनट 117 नए कोरोना के मरीज जुड़ रहे हैं, जबकि हर घंटे 38 लोगों को कोरोना अपना शिकार बना रहा है। ऐसे में सरकारों की चिंता बढ़ गई है। कोरोना महामारी के फैलाव को रोकने के लिए राज्य सरकारों ने तमाम तरह के नियमों को लागू कर दिया है। स्कूल बंद हो चुके हैं, ऑफिस बंद हो चुके हैं, कहीं कहीं पर संपूर्ण लॉकडाउन भी लगाया जा चुका है। पर फिर भी हालात बेकाबू हैं। कारण नियमों में भेदभाव। दरअसल 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में नेताओं की धड़ल्ले से रैलियां चल रही हैं। पीएम से लेकर सीएम तक सभी जिम्मेदार कोरोना नियमों को ताक पर रखकर चुनावी रोटियां सेकने में लगे हुए हैं। हर रोज रैलियों में लाखों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और अपने नेताओं को पूरा समर्थन दे रहे हैं। पर इन सब में देखने वाली बात यह है कि किसी भी रैली, रोड शो और जनसभा में ना तो मास्क का इस्तेमाल हो रहा है, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का और ना ही सैनिटाइजेशन का। तो क्या ये मान लिया जाए कि इन क्षेत्रों में कोरोना का भय खत्म हो गया है, या फिर अपने फायदे के लिए जनता की जान को ताक पे रखा जा रहा है? खैर, ऐसा नहीं है कि नियमों के साथ मजाक सिर्फ राजनीतिक क्षेत्र में हो रहा है। इस कड़ी में आस्था भी पीछे नहीं रही है। दरअसल हरिद्वार महाकुंभ में आज दूसरा शाही स्नान हो रहा है। इस शाही स्नान में तमाम अखाड़ों के साधु संतों ने भी आस्था की डुबकी लगाई है। राज्य सरकार और मेला प्रशासन के जरिए कोरोना को लेकर तमाम नियम कानून भी लागू किए गए, पर शाही स्नान के दौरान कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गईं। जबकि कई साधु कोरोना पॉजिटिव भी मिले हैं। बावजूद इसके कोरोना नियमों का पालन कराने में उत्तराखंड पुलिस अक्षम दिखाई दे रही है। भीड़ होने की वजह से कई जगहों पर कोरोना प्रोटोकॉल के नियम भी टूटते नजर आ रहे हैं। न सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है और न ही कोई मास्क लगाए नजर आ रहा है। वहीं कुंभ मेला आईजी संजय गुंज्याल का कहना है कि शाही स्नान में सबसे पहले अखाड़ों को अनुमति दी गई, उसके बाद 7 बजे से आम लोगों को शाही स्नान की इजाजत दी गई। पर अब हालात बेकाबू हो गए हैं। को करीब 11:30 बजे से स्नान हो चुका था कल से ही, और लगातार क्योंकि सबका आकर्षण हर की पैड़ी और ब्रह्मकुंड
मालवी द्वीप में ही स्नान का रहता है, तो यहाँ पर लगातार भीड़ है। अभी भीड़ रुक नहीं रही है और बाकी घाट में यद्यपि संख्या कम है, लेकिन जो हम लोग ने अनुमान लगाया कि करीब अभी तक करीब 6.5 लाख लोग अभी यहाँ पर स्नान करके निकल चुके हैं और ये घाट लगातार भरे है। अभी जो है हम करीब 7 बजे तक आम जनता को इस एरिया में स्नान के लिए लगातार भेज रहे हैं। उसके बाद ये पूरा जो क्षेत्र है ये अखाड़ों के लिए आरक्षित कर दिया जाएगा। कल तक काफ़ी चालान भी हुए थे, लेकिन आज भीड़ की वजह से हम चालान नहीं कर पा रहे, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। एसओपी के पालन करने के लिए लगातार अपील की जा रही है, लेकिन घाट एरिया में आप देख सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग बड़ा मुश्किल हो जाता है। खासकर सोशल डिस्टेंसिंग की कोशिश करें तो गंभीर हादसा या स्टैम्पिड वाली स्थिति आ सकती है, तो उससे हम लोग बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग को घाट में चाहते हुए भी हम लोग इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जो मास्क है या फिर हमारा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के लिए हम लोग लगातार अपील कर रहे हैं। बहरहाल देश में एक बार फिर स्कूल, कॉलेज और कोचिंग बंद हो चुकी हैं। कई शहरों में सभी सामाजिक गतिविधियों पर भी रोक लगा दी गई है। ऑफिस बंद हो गए हैं और एक बार फिर मजदूर वर्ग पलायन करने को मजबूर है, पर नियमों में भेदभाव अभी लगातार जारी है। ऐसे में प्राइम टीवी सवाल उठाता है कि क्या चुनाव शिक्षा से ज्यादा महत्वपूर्ण है? क्या आस्था लोगों की आमदनी से ज्यादा कीमती है? अगर सभी बराबर हैं, तो नियमों में ऐसा भेदभाव क्यों? जब पूरे देश में कोरोना का कहर बराबर है, तो नियमों को कुछ ही जगहों पर लागू क्यों किया जा रहा है? डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। तो सीधा सवाल आज यही है कि नियम शिक्षा पर, आस्था पर है, नियम रोजगार पर जिस तरह से लगाया जा रहा है, आस्था पर क्यों नहीं नियम लागू होते और राजनीति पर खासकर किस तरह से ये नियम लागू नहीं होते जो कोरोना के लगातार बढ़ते जा रहे हैं? आज इस पर भी सवाल करेंगे। लेकिन जो बिगड़ती हालात है कोरोना को लेकर, उस पे सबसे ज्यादा चिंताजनक बात है, तो उस पर आज सबसे बड़ी बहस होगी। इसी पर हम आगाज करते हुए प्राइम डिबेट का, आज हमारे साथ पैनल पर मौजूद हैं सपा से अपना पक्ष रखने के लिए विवेक पांडे, डॉक्टर आदर्श त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद है और बीजेपी से अपना पक्ष रखने के लिए हमारे साथ केसी जैन जी मौजूद हैं। तो केसी जैन जी, सबसे पहले मैं आप पर आना चाहूंगी और आपसे पूछना चाहूंगी कि क्यों नियम अलग अलग किए गए हैं, बांट क्यों दिया गया है नियमों के नाम पर, जब कोरोना सबके लिए? और कहीं ना कहीं आपको ये लगता नहीं कि सरकार की लापरवाही भी है? जिस तरह से हम एक तरह पूरी तरह से खत्म हो गए थे कोरोना केस, उसके बाद एकदम से उजागर हुए, तो हम लोग को कहीं ना कहीं ब्राजील से, यूरोप से ये सीख लेना चाहिए था कि दूसरी आने वाली है लेयर, तो उसको पहले ही सतर्क हो जाते हम। केसी जैन जी, आपको आवाज आ रही? बात जी मिल रही, आवाज मिल रही, हमारी आवाज आप तक जा रही है? देखिए, पहली बात तो ये है कि कभी भी ये नहीं कहा गया, ना तो डॉक्टर्स की तरफ से और ना तो WHO की तरफ से, ना भारत देश की सरकार की तरफ, कि कोरोना से मुक्ति मिल गई है, अब आप तो कुछ भी करिए, ऐसा कहीं पे भी नहीं कहा। दूसरी बात यह है कि कहीं पे केसेस कम, कहीं पे ज्यादा, कहीं पे स्थितियां कंट्रोल, कहीं पे अनकंट्रोल, ये स्थितियां भी लगातार सामने आती रही। जहां तक महाराष्ट्र के केसेस की बात है, तो सब जगह पे कंट्रोल हो जाने के बाद में भी महाराष्ट्र में केसेस की संख्या बाकी जगहों से ज्यादा रही। तो इससे पता चलता था कि कहीं ना कहीं ये अगर केसेस वहां बढ़ रहे हैं तो सब जगह पे केसेस बढ़ सकते हैं। हाँ, ये जरूर है क्योंकि पॉपुलेशन वहां ज्यादा है, भीड़ वहां पे ज्यादा है, आवागमन ज्यादा है, इसलिए महाराष्ट्र में केसेस लगातार बढ़ते हुए दिखाई दिए। लेकिन सरकार ने कीर्ति जी लगातार चिताया कि वैक्सीनेशन के बाद में भी लोगों को इन्फेक्शंस हो रहे हैं, इसलिए जिन लोगों का वैक्सीनेशन हो गया है उसके बाद में भी उनको इम्यूनिटी डेवलप होने में 15 से 20 दिन का समय है, और उसके बाद में जो दूसरा बूस्टर डोज लगने के बाद लगभग 1 महीने का समय, कुल मिला के लगभग 1 से 1.5 महीने के समय के बाद इम्यूनिटी तो 50 गुना 100 गुना बढ़ जाती है, तब तो खतरा नहीं रहेगा। लेकिन जब तक ये बीच का समय है, पीरियड है, तब तक तो वैक्सीनेशन के बाद में भी खतरा है। और अभी ये भी नहीं कि सबको वैक्सीन लग गई है,
लेकिन ये है कि जिन लोगों को खतरा सबसे ज्यादा था वो डॉक्टर्स का स्टाफ था, या आप देखिए जो 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोग थे। फिर दूसरा एक रेंज रखा गया कि 45 से 50 वर्ष से ऊपर के लोगों को रखा गया वैक्सीनेशन के लिए। तो जिनको वायरस से, कोविड-19 वायरस से इफेक्ट के और जहां तक कि कैजुअलिटीज के केसेस जिन वर्गों में ज्यादा आ रहे थे, उनमें सावधानी बरतते हुए पहले सबसे वैक्सीनेशन का कार्य उनके लिए किया गया। कहीं ना कहीं तो उसके केसी बाद जैन भी जी, बताया लेकिन गया कि आप बच के लापरवाही रहिए। तो बढ़ती गई है। जिस तरह से लगातार देखिए- केसेस बढ़ रहे हैं, लापरवाही तो बढ़ती गई है ना। और वो दूर नहीं है वो समय जब ब्राजील को भी हम पीछे छोड़ देंगे। बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन इसमें सिर्फ किसी एक स्टेट की सरकार को या केंद्र सरकार को या किसी एक व्यक्ति को दोष देने के बजाय जो लापरवाही देखी गई हर एक परिवार, हर एक सदस्य के द्वारा देखी गई। देखिए, अब लॉकडाउन तो परमानेंट नहीं लगाया जा सकता, ये तो विकल्प नहीं है। ना तो डंडे के बल पे सबको रोका जा सकता है। जागरूकता की जहां तक बात रही, जागरूकता लगातार सरकार फैलाती रही, जागरूकता के लिए अभियान चलाती रही, वैक्सीनेशन के भी कैंप लगते रहे, और जो जांचें हैं, जांचों के लिए भी लगातार, टेस्टिंग के लिए भी संख्या लगातार बढ़ाई गई, उसकी भी जांचें भी लगातार होती रही। आज के समय में 1 करोड़ से ज्यादा टेस्टिंग हो रही है। तो ऐसे में जो जांच की संख्या थी, जो वैक्सीनेशन था, अब शुरुआत में वैक्सीनेशन की दर क्या थी? अभी 4-5 दिन पहले जो वैक्सीनेशन था वो करीब 8-8.25 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन हो गया था। लेकिन अब आज की डेट में आप देखिए कि लगभग 10 करोड़ से ज्यादा लोगों का टीकाकरण हो चुका है, और 1 करोड़ लोगों को लगभग पर डे टीका लग रहे हैं। तो ऐसे में, और हमारे पास वैक्सीन की कमी भी नहीं है। ये भी अफवाह फैलाई जा रही है कि वैक्सीन खत्म हो गई, वैक्सीन खत्म हो गई। वैक्सीन की कहीं पे भी कमी नहीं है। भारत सरकार ने भी गाइडलाइन जारी की कि कहीं पे वैक्सीन की कमी हमारे पास नहीं है। जिसको जितनी वैक्सीनों की आवश्यकता है उनको दी जा रही, पहुंचाई जा रही है। हाँ, ये कहीं अफवाह भी फैलाई गई कि वैक्सीन खत्म हो गई है, अब वैक्सीनेशन कैसे होगा। देखिए, जितनी डोजेज लग रही है हम लोगों को, उससे कहीं ज्यादा डोजेज का प्रोडक्शन लगातार पर डे हो रहा है। तो ऐसे में जो संख्या, जिस प्रकार से जांच की संख्या लगातार बढ़ी, टेस्टिंग की संख्या लगातार बढ़ी, पहले शुरुआत में 5,000 10,000 टेस्टिंग होती थी, फिर 50,000 टेस्टिंग पहुंची, फिर 1 लाख टेस्टिंग पहुंची। आज की संख्या में बड़ी पैमाने पर टेस्टिंग हो रही है। लेकिन उसी तरीके से जो वैक्सीनेशन का काम है, वैक्सीनेशन का जगह जगह पे कैंप लगा करके और वैक्सीनेशन जागरूकता अभियान के तहत लगातार सब जगहों पे वैक्सीनेशन केसी जान जी, लगातार, लेकिन नियम और क्यों अलग जितने अलग है? वैक्सीन हमारे पास उपलब्ध है उससे ज्यादा वैक्सीन पर डे बन करके जिस आ रही तरह है से हमारे कुंभ मेले में जो नियमों को ताक पर रखकर कोरोना की और इतनी भारी संख्या में भीड़ उमड़ी है, उसको आप क्या कहेंगे उसको लेकर? चाहे त्योहारों का सीजन रहा हो या स्वयं के काम पे रहा हो, हाँ, ये भी देखा गया है कि चुनाव के दरमियान भी कहीं ना कहीं लोगों की अच्छी खासी भीड़ उमड़ी। लेकिन अभी आप देखिए, माननीय मोदी जी रहे हो चाहे अमित शाह जी, जो चुनाव, बिहार के चुनाव हुए और अन्य प्रदेशों के चुनाव हुए, वहां पे आप देखिए हमने जो है ई कम्युनिकेशन के द्वारा ई रैलियां करने का काम किया, और जो हमारे नेताओं की, क्षेत्र के नेताओं की बूथ स्तर पर मीटिंगें हुई, आज भी जो मीटिंगें जारी हैं वो ई माध्यम से हो रही हैं। तो ई मीटिंगें हो रही हैं, वो तमाम सारे ऐप्स के माध्यम से भी मीटिंगें हो रही हैं, लोग एक दूसरे बिल्कुल से वो हो रही है, communicate करें। लेकिन हमारे कुंभ पास मेले में मैं आपसे पूछ रही हूँ, और जिस तरह से रैलियां हो रही हैं, क्या वहां कोरोना नहीं है? या क्या वो कोरोना वहां पर, चाहे आरटीपीसीआर टेस्ट करा के ही आपको मेले में एंट्री दे रहे हो, लेकिन 3 से 4 दिन लगते हैं, कोरोना अपने संक्रमण फैलाता है और वो 3 से 4 दिन एक व्यक्ति को संक्रमित करने में समय लगाता है। तो ये भी तो एक कहीं ना कहीं जिम्मेदाराना नहीं है ना कि आपको कुंभ मेला या तो रद्द कर देना चाहिए था, जब जिस तरह से कोरोना की रफ्तार है। देखिए कीर्ति जी, पहली बात तो ये है कि अगर चुनावी रैलियां हो रही हैं तो हर एक बात है। दूसरी बात ये है कि ये गाइडलाइन की परमिशन लेने के बाद में ही रैलियां हो रही हैं, और चुनाव आयोग से बाकायदा परमिशन लेने के बाद में रैलियां हो रही हैं। उसमें चाहे संख्या का हो या जो कोरोना की गाइडलाइन हो, उसको लगातार भारतीय जनता पार्टी उनको बड़े स्तर पे फॉलो करे, और जो परमिशन मिल रही है सारी चुनाव आयोग से आपने पार्टी परमिशन ली है, मिल रही लेकिन कोरोना बस परमिशन लेके नहीं आएगा। बिल्कुल आपकी बात बहुत सही है सोले आना, आपकी बात सच्ची है, सत्य है। लेकिन जो लोग रैलियों का आयोजन कर रहे हैं, जो लोग राजनीतिक चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन कम से कम कोविड-19 की गाइडलाइन को फॉलो करते हुए, क्योंकि वो जो आप परमिशन लेते हैं, परमिशन में आप बताते हैं हमारे 5,000 लोग आएंगे, और 5,000 लोगों की हमारे पास इस तरीके से व्यवस्था है,
इतना बड़ा मैदान है, लेकिन होता क्या है कि वहां आप बुलाते हैं 25,000 लोगों को, वहां आप बुलाते हैं 20,000 लोगों को, परमिशन ली आपने 5,000 लोगों की। तो ये तो सारी पार्टियों को देखना पड़ेगा जो लोग इस तरीके के आयोजन कर रहे हैं। और साथ ही साथ मैं आपसे एक निवेदन और करूंगा आपके माध्यम से कि देखिए, राजनीति है, चुनाव होंगे, चले जाएंगे, लेकिन जो भारत देश की आम जनता है, इसको अपनी जान की सुरक्षा पहले करनी है। रैलियों में आप तभी जाइए जब आपके पास मास्क हो, जेब में सैनिटाइजर हो, हाथों को सैनिटाइज करने के बाद में, और जहां पे आप किसी भी नेता का भाषण, देश किसी भी पार्टी की रैली सर्वप्रथम में है जाएं, और देश तो social वासी भी distancing उतने का ही पालन करते सर्वप्रथम हुए है वहां किसी पे जी। जाएं। ठीक है, अगर आप अस्वस्थ हैं तो वहां मत जाएं। ठीक है, थैंक यू। विवेक जी, आपको क्या लगता है, एक समाज के तौर पर, एक सरकार के तौर पर कहीं ना कहीं लापरवाह नजर आ रहे हैं जिस तरह से लगातार केसेस बढ़ रहे हैं? क्या कहूँ मैं, और इनको मैं सुन रहा था, ये मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये किस राजनीतिक दल के लिए इन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि इस समय भाजपाई जमात के लीडर जो जिस तरीके से बंगाल और असम में जनता को जमा करके भीड़ में रैलियों को खड़ा करके लाखों लाख की संख्या में जिस तरह का विस्फोट, मुझे लगता है कि आने वाले समय में, ज़्यादा नहीं, बस ये चुनाव बीतने दीजिए, मुझे लगता है कि बंगाल, आसाम और साउथ दक्षिण के जिन क्षेत्रों में चुनाव चल रहा है, मुझे लगता है कि वो पूरी तरह से बारूद के सुरंग पे बैठे हैं, बस इसके फटने का इंतजार कर रहे हैं। बहरहाल, अब आपको कुछ आंकड़े बताना चाहता हूं मैं। अभी तक जो हमारे यहाँ वैक्सीन की बात है, 10,45,28,565 लोग को वैक्सीन लग चुकी है। ठीक, 5 लोग एक जगह पे खड़े नहीं हो सकते हैं कीर्ति जी, लेकिन 5 लाख लोग रैलियों में शामिल हो सकते हैं। जो आपने सवाल पूछा आज बहुत ही जिम्मेदारीपूर्ण और अच्छा सवाल, मुझे भी आपकी आज सवालों में बहुत ही जेन्युइनिटी ये दिखाई दी। आपके सवाल का जवाब न देते हुए पृथ्वी गोल है घुमाते रहे लेकिन जवाब न दे पाए। आज की ही बात बता दूं, अगर मैं 3 चुनावी रैली प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं और गृह मंत्री का रोड शो अलग है शक्ति प्रदर्शन दिखाने के लिए। मुझे नहीं पता इस देश में मध्यम वर्ग जीना चाहता है या मध्यम वर्ग को मारने की पूरी प्लानिंग चल रही है। मुझे नहीं पता इस देश में गरीबों की स्थिति इस समय बद से बदतर हो चुकी है या गरीबों को पूरी तरह से गुलाम बनाने का प्रयास चल रहा है। लेकिन मुझे एक बात जरूर पता है कि जिम्मेदार अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को, लक्ष्यों को हासिल करने के लिए इस देश की जनता और इस देश की व्यवस्थाओं को दांव पे लगा चुके हैं। और जिस तरीके से लोगों का धर्म संकट में था, लोगों को हिंदुत्व जागा था, तो सामने प्रमाण है। मुझे प्रत्यक्ष किम प्रमाणम आपने सुना ही है। मुझे लगता है कि जो हमारे विपक्ष के मित्र थे केसी जैन जी, शायद ये घर से निकल नहीं रहे हैं, वरना स्टूडियो आकर के आज ये डिबेट जरूर करते। अगर ये घर से निकलते तो रास्तों में जिस प्रकार से, ये ज्यादा नहीं, वैकुंठ धाम चले जाए, 7500 में लकड़ियां बिक रही हैं कीर्ति जी, 7500 में। ट्रेन से मतलब चारबाग से आप समझिए, अगर यहां तक केवल शव को लाना हो तो 12-12 हजार रुपए तक मांगे जा रहे हैं। ये कहते हैं कि व्यवस्था है, जिम्मेदारियां। मुझे एक बात की जिम्मेदारी से बात बता दीजिए, क्या आपने पीएम केयर फंड को इसीलिए जमा किया था कि पिछली बार 1000 के आंकड़े पहुंचे तो आपने लॉकडाउन लगा दिया, 4444 के आंकड़े पहुंच जाते हैं और आप ये कहते हैं प्रतिबंध लगाया जाएगा, लॉकडाउन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। आपदा में अवसर मत तलाशिए। ये पर आपदा में अवसर मिलेगा भी नहीं विवेक जी। बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रहा हूं। आपदा में अवसर तो लेकिन तलाश लिया गया ना। देखिए ना, रैलियां, 3-3 रैलियां, प्रधानमंत्री जैसे जिम्मेदार पद पे बैठ करके। तबलीगी जमात को तो आप इतना कहते थे, भाजपाई जमात के लिए आप क्या कहेंगे? भाजपाई जमात के ये नेता और ये मंत्री या ये सांसद विधायक कब गिरफ्तार होंगे जो जा करके जनता की जिंदगी को दांव पे लगा रहे हैं? आप तो मंच पे खड़े हो जाते हैं, आप तो रथ के ऊपर सवार हैं, आपके आगे तो शील्ड कवर लगा दिया गया। उस जनता का क्या जिसको आपने अपना बहुमत, अपना प्रचारक, अपना शक्ति प्रदर्शन बनाने के लिए खड़ा कर दिया। पहली चीज। दूसरी चीज सुन लीजिए जिम्मेदारी से, आप भी शायद अधिवक्ता वर्ग से आते हैं, बता दीजिए मुझे जिम्मेदारी से पिछले 1 हफ्ते में कितने अधिवक्ताओं का निधन हुआ है? आप मुझे इसका जवाब दे दीजिए। महामारी जब भी घोषित होती है, कीर्ति जी एक बात जिम्मेदारी से बता दूं, महामारी में जब भी किसी भी प्रकार के किसी भी परिवार का कोई सदस्य मरता है तो उसको कुछ ना कुछ धनराशि, प्रोत्साहन राशि या उसके लिए आकस्मिक सहायता प्रदत्त की जाती है। मौजूदा सरकार ने क्या इस बार दोबारा जो स्ट्रेन आया कोई ऐसी व्यवस्था की है? स्वतंत्र लेखक, स्वतंत्र पत्रकार, वकील, न जाने ऐसे कितने समाज के लोग जिनके लिए इस सरकार की कोई नीति नहीं है,
इस बार तो इन्होंने छोड़ दिया कीर्ति जी, क्योंकि ये साध चुके जो इनको साधना था। इनको पैसा चाहिए था आने वाले चुनाव के लिए, पीएम केयर के नाम पे देश से पैसा वसूल लिया इन्होंने। आरोप लगा रहा हूं, जवाब दे सकते हैं, दे दीजिए। मैं तो लगा रहा हूं आरोप, आज खुल के लगा रहा हूं। आप कह रहे हैं कि वैक्सीन की कमी नहीं पड़ रही है। मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आप लखनऊ के 5 सेंटर में चलिए, डॉक्टर साहब बगल में बैठे हैं, और आप मुझे साबित करके दिखा दीजिए। मैं छोड़ दूंगा डिबेट करना, आप मुझे साबित करके दिखाइए कि व्यवस्थाओं में कहीं कमी नहीं है। मैं आपको बताऊं, पिछली बार आनंदी और हज हाउस जैसे, आनंदी वाटर पार्क, हज हाउस जैसी बड़ी संस्थाएं जहां पे थी 1,000 बेड के क्वारंटीन सेंटर तैयार किए गए थे कीर्ति जी। इस बार मात्र 12 निजी अस्पताल है जिसमें 600 बेड है केवल, और 84 वेंटिलेटर है। आप सोच लीजिए कि क्या पहले पिछली बार जब हुआ 31 कोविड अस्पताल बनाए गए थे, और अभी केवल इस बार केवल 22 शुरू हैं। आप मुझे बताइए व्यवस्था में कमी नहीं है? पिछली बार के 4 गुना आंकड़े, और 22 शुरू किए गए, और पिछली बार केवल 31 कोविड अस्पताल थे। केसी जैन जी से पूछ लेते। केसी जैन जी, क्या लगता है जिस तरह से ये दावे कर रहे हैं विवेक जी? दावे नहीं, मैं आंकड़ा और डेटा सबके सामने है, संस्थाओं के पास है। ये साबित करे कि पहले अगर 31 थे तो इस बार 22 क्यों? इस बार तो 41 होने चाहिए थे। क्यों इस तरह की लापरवाही? देखिए, टेस्ट कराने में भी वेटिंग, इलाज करवाने में भी वेटिंग, उसके बाद अंतिम संस्कार में भी वेटिंग। आप बस इतना बता दीजिए केसी जैन जी, आप जिम्मेदारी से, पहली बार मैं आपसे एक चीज सीधे संवाद करते हुए पूछ रहा हूं, क्या आपने जो जिम्मेदारी से आपने कहा कि सुव्यवस्थित और हर तरीके से बहुत ही सुशासन के साथ सारी चीजें मॉनिटरिंग के साथ चल रही हैं, क्या वास्तव में एक अधिवक्ता हैं आप? जिस प्रकार से अधिवक्ताओं की जाने जा रही हैं, क्या आप मानते हैं कि जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है? बस इसका जवाब दे दीजिए। आज हम राजनीतिक बात नहीं करेंगे, आज मानवीय संवेदना से जुड़ी बात हो जाए। आपकी बात आ गई हो तो अब आप जवाब सुन लीजिए। लगातार आप धारा प्रवाह बोल रहे हैं, सवाल के बाद में भी आप लगातार धारा प्रवाह बोल रहे हैं, आप जवाब सुन लीजिए। देखिए कीर्ति जी, अभी हमारे समाजवादी पार्टी के साथी ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी 3 रैलियां कर रही है। अरे अखिलेश जी ने बिहार में कितनी रैलियां की? उन्होंने मना कर दिया था रैलियां करने से, और जिनका आप समर्थन करते रहे, ममता बनर्जी का हो या राहुल गांधी का हो, वो कितनी रैलियां कर रहे हैं। आप रोक देते चुनाव, हम नहीं करते, हम सहयोग नहीं करते। क्या अखिलेश जी किसी रैली में दिखाई दिया आपको? अखिलेश जी किसी रैली में दिखाई दिया? मत दीजिए केसी जैन जी, राजनीति को दे दिया इन्होंने ना, देखिए तो दे ही दिया। केसी जैन जी सुन लीजिए अब आप सुन लीजिए जी। आप कहते हैं सीए लागू नहीं होगा, ममता जी कहती है सीए लागू नहीं होगा, तो आप दोनों जब साथ में हैं, एक अमानवीय सरकार है, लाशों की राजनीति, लाशों की राजनीति हो रही है, उस पर आप सीए और एनआरसी लेकर आ रहे हैं। जवाब नहीं आपके पास, आप केवल दुनिया गोल है, घुमाते रहिए। जवाब ले लें। जवाब सुनिए जी। अरे आप तो उस पार्टी के हैं जो पार्टी जनता के अंदर भ्रम फैलाने की कोशिश करती है कि लॉकडाउन क्यों लगा दिया। हमने साबित कर दिया, हमने साबित कर दिया कि 2 बड़ी संस्थाओं के मना करने के बाद वैक्सीन लॉन्च करने का रिजल्ट सामने क्या था। सवाल कर रहे हैं लॉकडाउन क्यों नहीं लगा, आज आप ये सवाल कर रहे हैं। अरे आप अखिलेश जी के साथ हैं कि अखिलेश जी के विरोधी है? अखिलेश जी कहते हैं लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए, आप कहते हैं लॉकडाउन लगना चाहिए। तो मैंने अभी तक लॉकडाउन का समर्थन नहीं किया, मैंने सिर्फ उस पे सवाल उठाया जो आप यहाँ पे बैठ करके छवि सुधार का कार्यक्रम और प्रोपोगेंडा चलाने का प्रयास कर रहे हैं। एक-एक करके बोले। आपको बात कड़वी लगेगी क्योंकि आपके पास जवाब नहीं है, आपको बात कड़वी लगेगी। आपके नेता ने कहा, आपके मुखिया ने कहा ये तो भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन है, जब हमारी सरकार आएगी तब हम वैक्सीन। मौजूदा स्थिति पे आप 2 शब्द बता दीजिए, मौजूदा स्थिति पे 2 शब्द बता दीजिए केवल। वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। 31 अस्पताल पिछली बार थे, 22 इस समय, क्यों 31 से 41 क्यों नहीं? इसका जवाब दीजिए, 31 से 41 क्यों नहीं? कीर्ति जी 31 से 41 क्यों नहीं? गंज का वीडियो वायरल है, पेट्रोल पंप पे कोविड पेशेंट को छोड़ दिया गया। गंज का वीडियो वायरल है, पेट्रोल पंप पे कोविड पेशेंट को छोड़ दिया गया। जनता की मौत पे राजनीति करना, अगर थोड़ी शर्म बची हो ना, उन अधिवक्ताओं के परिवारों का सोचिए। अधिवक्ता एकता जिंदाबाद सुनते हैं ना, अधिवक्ता एकता का मतलब समझते हैं। अधिवक्ताओं के लिए क्या हित साथ रखा है, अधिवक्ताओं के लिए क्या योजना है, उन परिवारों के बारे में बताइए ना, जिन परिवारों के लोग मर रहे हैं, जिन अधिवक्ताओं के परिवार समाप्त हो गए, जो अधिवक्ता मर गए, उनके लिए आपकी सरकार क्या कर रही है? उनके परिवारों के लिए क्या योजना बताइए। मैं अधिवक्ताओं का नेता नहीं हूँ। नहीं, मैं अधिवक्ताओं का सवाल उठा रहा हूँ, मैं अधिवक्ताओं का सवाल उठा रहा हूँ क्योंकि मैं इस वर्ग से आता हूँ, इस समाज से आता हूँ। अरे आप भी अधिवक्ता हैं, बताइए। ठीक है, आप तो अधिवक्ता हैं, आप तो मौजूदा। ठीक है केसी जैन जी और विवेक जी प्लीज इस मुद्दे पर अगर इस तरह से डिबेट प्लीज। ठीक है केसी जैन जी और विवेक जी प्लीज सहयोग करेंगे आप।
फिर कहेंगे सिर्फ यादव बन रहा है। मैं आप लोग से रिक्वेस्ट कर रही हूँ इस मुद्दे को इस तरह से मत उसे घुमाइए। आप जुमलेबाजी कर ठीक रहे है, हैं। मैं डॉक्टर आदर्श भाजपाई जमात के लोग कब गिरफ्तार होंगे? विवेक जी प्लीज, केसी जैन जी प्लीज, थैंक यू। ठीक है, ठीक है, थैंक यू बीमारी डॉक्टर आदर्श। ठीक है केसी जैन जी, देख के नहीं आती है, आपका व्यवसाय क्या है? यही बोलना है, मात्र एक आंकड़े नहीं है केसी जैन जी। पिछली बार भी अधिवक्ताओं के विवेक जी लिए आपकी प्लीज, सरकार ने क्या ठीक किया? है, पिछली बार आपदा में आपकी ठीक सरकार है। ने क्या किया? अधिवक्ताओं के हित के लिए क्या किया? अगर आप लोग पत्रकारों इस के लिए तरह क्या से किया? इस मुद्दे को लेकर राजनीति करेंगे तो मैं ये डिबेट नहीं कर पाऊँ। प्लीज नहीं, इस मुद्दे पर राजनीति मत करिए। मुझे बताइए ना, सरकार ने बड़ा बजट जारी किया, किसको दिया सरकार ने? अधिवक्ताओं को दिया, पत्रकारों को दिया, लेखकों को दिया, जो स्वतंत्र व्यवसाय में उनको दिया कि केवल व्यापारियों को दिया? और खासकर वो व्यापारी जो भाजपा से जुड़े हुए थे। आप वोट देते उससे पूछिए ना। अरे बताइए ना क्या किया आपने उस वर्ग के लिए? क्या किया जो प्रैक्टिस करते हैं? उस वर्ग के लिए क्या किया? ठीक है विवेक जी और केसी जैन जी प्लीज, प्लीज। ठीक है केसी जैन जी प्लीज, थैंक यू, मैं पूरे थैंक यू केसी जैन जी। यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है डॉक्टर आदर्श, मैं आपसे पूछना चाहूंगी स्थितियां क्यों बिगड़ी? ठीक है केसी जैन जी, थैंक यू। डॉक्टर आदर्श, जिस तरह से स्थितियां लगातार बिगड़ती जा रही हैं, ब्राजील को पीछे छोड़ चुके हैं हम, और दिन पर दिन स्थिति भयावह होती जा रही है। अभी हम लॉकडाउन की बात कर रहे हैं, हम मई तक ये नहीं सोच सकते हैं कि पीक पर जब कोरोना जाएगा तो किस कदर कोहराम मचाएगा, और उस पर भी राजनीति। जी, हम बताना चाहेंगे कि जो इस समय स्थितियों को देखा जा रहा है वो बहुत ही भयंकर स्थितियां हो रही हैं, और लग रहा है कि अगर ऐसी ही स्थितियां बनी रहें तो इसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जिस हिसाब से आज कोरोना के जो है 4000 से ऊपर जो है केसेस देखे जा रहे हैं। अगर हम पहले की बात करें तो कुछ सावधानियां, जैसे हमें क्या करना चाहिए कि जिस हिसाब से सरकार को कड़ा रुख, आज भी जो है बहुत सी जगहों पे भीड़ भाड़ इलाकों में, जैसे अमीनाबाद के इलाकों में अगर देखा जाए, अहियागंज के इलाकों में देखा जाए, वहाँ पे लोग बिना मास्क के और बिना ही सतर्कता से ऐसे ही घूम रहे हैं जैसे उन्हें कुछ लापरवाही की तरह। तो उनमें जो है कड़ा रुख अगर सरकार का ये नहीं रहा, प्लस जो टेस्टिंग की सुविधाएं हैं उनको और ज़्यादा से ज़्यादा जो है मुहैया करानी पड़ेंगी, और बहुत से सस्पेक्टेड लोगों को ज़बरदस्ती चाहे उसकी टेस्टिंग करनी पड़े लेकिन उन लोगों को कराना पड़ेगा। और हमारे हिसाब से जैसे जो नाइट में लगाया जा रहा उससे तो अंकुश हो रहा है 10%, लेकिन अगर वही भीड़ भाड़ वाले इलाकों में अगर अभी से जो है हम सतर्कता बरतें कि उन दुकानों पे, या ऐसे अमीनाबाद में अगर आप जाएंगे तो हजारों की भीड़ में आपको लोग बिना मास्क के दिखाई पड़ जाएंगे, दुकानों पे जा रहे हैं, ये कर रहे हैं। देख लीजिए महानगर का। जी, यही आप जो सही कह रहे हैं कि बिल्कुल जैसे इन जगहों पे अगर जो है अगर हम कड़ा रुख सरकार का नहीं होता है तो ये बद से बदतर जो है स्थितियां पैदा हो सकती हैं। बिल्कुल डॉक्टर आदर्श, जिस तरह से स्थितियां हैं और जिस तरह से गाइडलाइन जारी की गई थी, चाहे हम होली का त्योहार ले ले कि कहा गया था कि बाजारों में भीड़ नहीं लगेगी, लेकिन हालात इसके विपरीत दिखाई देते हैं। तो कहीं ना कहीं जब हमें मालूम था कि सेकेंड आएगा या कोरोना का वेरिएंट और उस पर इस तरह की स्थिति हो सकती है, तो हम सीख ले सकते थे यूरोप और ब्राजील से भी कि जिस तरह से वहां पर दूसरा स्ट्रेन आया, उसको सीख लेते हुए हमने पहले ही क्यों कठोर कदम नहीं उठाए। मेरा सवाल यही था। केसी जैन जी, क्या लगता है आपको? देखिए ऐसा नहीं, ट्रैकिंग और टेस्टिंग पर जोर क्यों नहीं दिया जा रहा है? अभी नियमित है जांच, तब ये आंकड़े हैं। देखिए कीर्ति जी, उत्तर प्रदेश में 4 करोड़ से ज्यादा लोगों की टेस्टिंग हो चुकी, सिर्फ यूपी में। लगातार टेस्टिंग भी हो रही है, वैक्सीनेशन का काम भी बहुत तेजी से चल रहा है। पिछले 3-4 दिनों में लगभग 3 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन किया गया। 8 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन 3-4 दिन पहले हुआ था, और इधर 3-4 दिनों में लगभग 3 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन हुआ, और 10 करोड़ से ज्यादा का आंकड़ा पार कर चुका है वैक्सीनेशन के मामले। दूसरी बात यह है कि देखिए महाराष्ट्र में आप देखिए जो केसेज हैं, केसेज अगर 1,70,000 केसेज आए हैं पूरे भारत में, उनमें से करीब देखिए केसी जैन जी, हम यूपी की बात कर ले और जिस तरह से लगातार बेड की कमी दर्ज की जा रही है, बेड की सुविधा और क्यों नहीं बढ़ाई जा रही है? कह रहा हूँ, देखिए लगभग 70 लाख केसेज वो सिर्फ महाराष्ट्र से आए, तो वहां तो चुनाव नहीं है महाराष्ट्र में, लेकिन उसके बाद में भी इतनी बड़ी संख्या क्यों आ रही है? सबसे ज्यादा वहां पे केसेस क्या है? जैन जी, ये तो नॉर्मल सी बात है, वहां आवाजाही सबसे ज्यादा वहां पर है महाराष्ट्र में बाहर से, तो स्ट्रेन सबसे ज्यादा अटैक वहीं पे करता है सबसे पहले। लेकिन स्थिति इतनी खराब क्यों आई जो इतने केसेस निकल रहे हैं? इस पर पीठ थपथपाने से पहले ही केंद्र सरकार ने ऐसा कड़ा कदम क्यों नहीं उठाया?
कीर्ति जी देखिए, उत्तर प्रदेश में लगभग 4 लाख लोगों के खिलाफ मास्क और ये कोविड-19 का पालन न करने के कारण जब पिछली बार मार्च अप्रैल में लॉकडाउन लगा था और उसमें जो उन पे कार्रवाइयां हुई थी, वो लगभग 4 लाख मुकदमे उत्तर प्रदेश सरकार ने वापस लेने का काम किया कि जिन लोगों ने मास्क लिया इनके ऊपर मुकदमे लगे और इस पे विपक्ष लगातार सवाल खड़ा कर रहा था, अरे मास्क नहीं लगाना कौन सी बड़ी बात है, आप उस पर मुकदमा लिख देंगे, आप जेल भेज देंगे। और वही अब विपक्ष उन्हीं चीजों की मांग कर रहा है कि नहीं, आप मुकदमे लगाइए, आप इनको जेल भेजिए, सख्ती करिए, कड़ाई करिए। और दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं लॉकडाउन नहीं लगाना चाहिए, लॉकडाउन लगाएंगे आम आदमी की जिंदगी खराब हो जाएगी, आपने लॉकडाउन क्यों लगाया? तो देखिए, दो तरफी बातें विपक्ष कर रहा है, लेकिन हम जो आम जनता के लिए जो चीजें हैं, केसी जैन जी, उनको विपक्ष ध्यान को में रख करके दरकिनार हम काम करते कर हुए रहे हैं। एक बार आम जनता के लिए आप सोच लीजिए कि क्या जरूरी है बिल्कुल, क्या नहीं, देखिए, क्योंकि ये सिर्फ एकमात्र आंकड़े नहीं है, इतने हजार मौतें हो गई हैं, उसके बाद ये कीर्ति सिर्फ जी एकमात्र सुनिए, आंकड़े बनकर देखिए, रह जाते हैं कि 10,000 मैं केसेस बता आ रहा रहे हूँ हैं, आपको, लेकिन जिन लखनऊ में परिवार वालों लगभग ने अपने परिवार वाले खोए हैं, किसी ने माँ बेटी बहन, लखनऊ में उनसे लगभग पूछिए। 5,000 कंटेनमेंट जोन लखनऊ में बनाए गए हैं, जहां अस्पताल पे बता दीजिए बैरिकेडिंग कितने भी लगातार अस्पतालों की लगाई जा संख्या रही है, बताइए। लोगों को आवागमन भी वहां पे रोका जा रहा है और जहां जहां पे केसेस ज्यादा निकल रहे, 10 से ज्यादा केसेस जहां पर है, वहां पे कंटेनमेंट जोन 20 मीटर, 25 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर की एरिया का यूपी में बनाया गया है। केसेस देखिए ना, दूसरी बात ये है, लखनऊ में दूसरी सबसे बात ज्यादा ये है। 5,000 केसेस, देखिए कीर्ति जी, जो केसेज हैं उनमें से लगभग जो 500 केसेज ऐसे हैं, 500 पेशेंट ऐसे हैं केसी जैन जी, अभी स्थिति खराब नहीं हुई है, अभी पीक पर जाना बाकी है सेकेंड म्यूचुअल वेरिएंट का, तो आप अभी जब इसमें नाकाम साबित हो रहे कहीं ना कहीं, 300 वेटिंग, लकड़ियां खत्म हो रही हैं अंतिम संस्कार के लिए लोगों के पास। अब मेरी बात आ जाए कीर्ति जी, मैंने आपका सवाल सुना। देखिए, सरकार हर तरीके की जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रही है, लगातार L1, L2, L3 ग्रेड के जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें उनको बढ़ाया जा रहा है और वहाँ पे बेड्स की संख्या लगातार उनकी वृद्धि की जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने लगातार स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ बैठक करके दिशा निर्देश जारी किए कि किसी भी व्यक्ति की मौत ऑक्सीजन न मिलने की वजह से ना हो, किसी भी व्यक्ति की मौत वेंटिलेटर न मिलने की वजह से ना हो। और साथ ही साथ ये कि जो केसेस अभी बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये कोरोना का म्यूटेट हो करके जो वायरस है उसके वजह से इसका इफेक्ट ज्यादा दिखाई दे रहा है, लेकिन साथ ही साथ सरकार हर तरीके की गाइडलाइन भी जारी की है और सख्ती से उनका पालन भी आम जनता को करा रही है। आप देखिए, नाइट का लॉकडाउन कई बड़े शहरों में लगा है, जिसमें लखनऊ भी शामिल है, नाइट लॉकडाउन किया गया है और लगातार तमाम सारे ऑफिसेस जो है वो भी बंद किए गए हैं, जो कॉलेज और स्कूल है वो भी बंद कर दिए गए, इसीलिए जिससे कि ये बहुत तेजी से ना फैलने पाए, उसको रोका जाए। कंटेनमेंट जोन जो है उनकी संख्या बढ़ रही है और उनमें भी नियंत्रण किया जा रहा है और लगातार जो सैनिटाइजर उसका छिड़काव हो रहा है, सरकार के द्वारा मास्क का वितरण भी किया जा रहा है और लोगों को जागरूक किया जा रहा है। तो सारी चीजें जो इस फैलाव को रोकने के लिए कारगर साबित हो रहे हैं, उन सारी चीजों को किया जा रहा है। साथ ही साथ मैं आपके माध्यम से निवेदन कर रहा हूँ एक आम जनता से, जैसा कि भी एक साथी आपके चैनल पे बैठे एक साथी बता रहे थे कि आप अमीनाबाद जाए, यहाँ ये बात सही है आपकी कि आप ऐसी भीड़ वाली जगहों पे अगर जाएंगे तो लोग बिना मास्क बिना सैनिटाइजर लिए घूम रहे हैं। तो ये देखिए, आम जनता की भी जिम्मेदारी है कि कम से कम मास्क का तो इस्तेमाल करें। अगर आप स्वयं बीमार हैं तो कम से कम 10 लोगों को और तो बीमार ना करिए। आप खांसेंगे, कुछ करेंगे, श्वास लेंगे, मास्क के अंदर कम से कम रह जाएगा और अगर दूसरे को है तो इन्फेक्शन आप तक नहीं पहुंचेगा। मास्क आप इस्तेमाल करेंगे तो मास्क और सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है और इसको हमें नहीं लगता है कि इसको डंडा लेकर के बहुत इस तरीके से लागू करने की आवश्यकता है, लेकिन अगर जरूरत पड़ रही है तो वो भी लागू करने से चूकना नहीं चाहिए, उनको मानना पड़ेगा। ठीक है, डॉक्टर आदर्श भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अगर आम जनता नहीं मानी तो इस पे सख्ती करनी पड़ेगी। ठीक है केसी जैन जी, डॉक्टर आदर्श भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे स्थिति जान लेते हैं। ठीक है केसी जैन जी, उनसे स्थिति जान लेते हैं। डॉक्टर आदर्श, किस तरह की स्थिति है? अभी पीक पर नहीं पहुंचा है, मई तक जिस तरह से हमारे विशेषज्ञों ने बोला है कि कहीं ना कहीं मई में ये पीक पर जाएगा और उसके बाद क्या स्थिति होगी वो बहुत भयावह है, उसको सोच के भी डर लग रहा है। अभी की स्थिति क्या है? जो लगातार केसी जैन जी कह रहे हैं कि हमने व्यवस्था कर रखी है, आप डॉक्टर हैं, जमीनी स्तर पर आपने देखे हुए हैं हालात कैसे हैं, तो आप थोड़ा बताइए ताकि हमारी जनता भी जान सके कि इस वक्त जो मास्क जरूरी का ये नारा लगातार दिया जा रहा है वो क्यों जरूरी है। जी, हम बताना चाहेंगे कि जैसे यहाँ पे कोई राजनीतिक मुद्दा ना बना के
अगर हम लोग सारे लोग मिलके, सभी पार्टियां मिलके, सभी समाज सेवक मिलके, अगर जैसे बहुत सी चीज़ें होती हैं, हम बड़ा मंगल पड़ता है उसमें सभी लोग देखिए पूड़ियाँ बांट रहे होते हैं, चीज़ें बांटते हैं, इसमें क्या करना चाहिए, सरकार को मदद करने के लिए बहुत सी सारी समाज सेवाएं जो हैं उन सबको जो है आगे आना पड़ेगा और इसमें एक कड़ा रुख अपनाना पड़ेगा। अगर कड़ा रुख सरकार को, जैसे कोई दवा होती है अगर कड़वी होती है और अगर फायदा करती है तब भी व्यक्ति को पीना पड़ता है, वैसे ही हमें जो है सभी पार्टियों से, सभी समाज सेवाओं से, समाज सेवक जो हैं उन सबको एकजुट होके इस मुद्दे पे जो है आना पड़ेगा। और हम लोगों को चाहिए कि जैसे मास्क नहीं लगा रहे हैं बहुत से लोग, जैसे तो उन जगहों पे जो है कड़ा रुख अपनाना चाहिए। वहां पे जैसे कोई ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए जिन जिन एंट्री पॉइंट पे लोग अंदर जाते हैं, जैसे अमीनाबाद के लिए जाने वाले एंट्री पॉइंट्स हैं, वहां पे कुछ ऐसी व्यवस्थाएं बनानी चाहिए। मान लो हम कह रहे हैं सरकार की तरफ से सरकारी लोग नहीं मिलते, लेकिन बहुत से ऐसे समाज सेवी हैं जो इस कार्य को करना चाहते हैं, उन लोगों को सरकार के द्वारा अपॉइंट करना चाहिए। बाद में उनको जो है एक जो है सम्मान देना चाहिए कि हाँ इन्होंने जो है इस व्यवस्था में अपना मतलब समय दिया और अपना पैसा बहुत सी चीजों को दिया। तो उसको क्या करना है, उन एंट्री पॉइंटों पे जो है जैसे मास्क है, सैनिटाइजर है, उसको जागरूक भी करें और उन लोगों को देते रहें। तो इससे जो है काफी हद तक जो है उन समस्याओं से, नहीं तो आने वाले समय में ये जो है आज बहुत से वैज्ञानिकों ने कहा है कि ये जो है एयर में भी बताया है और बहुत से बताया है कि गैस के द्वारा भी जो है ये फैल रहा है ह्यूमन बीइंग की। तो अगर ये जो है यही भयानक स्थिति रही तो ये दिन दूर नहीं है कि जो लोग, थोड़े से लोग जो जैसे 10% भी लोग इफेक्टेड हैं, जो 90% स्वस्थ लोग हैं उनको भी इफेक्टेड कर देंगे। बिल्कुल, क्योंकि ये वेरिएंट कितना घातक है इस बार, ना विदाउट सिम्टम्स भी लोगों की जान जा रही है, किस तरह का घातक सिम्टम आ रहे हैं लोगों के अंदर और किस तरह की स्थिति बिगड़ रही है, ये भी बहुत चिंताजनक बात है। वहीं रूस की वैक्सीन को मंजूरी दे दी गई है इस्तेमाल के लिए, डॉक्टर आदर्श जी, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि अगर इमरजेंसी में रूस की वैक्सीन भी इस्तेमाल की जाएगी? जी, ये जो नया एक वैक्सीन जो है थर्ड जो है उन्होंने कहा है कि इसको जो है लाया जाएगा, इसके द्वारा जो है काफ़ी हद तक वहाँ पे देखा गया है कि इससे जो स्थितियाँ कंट्रोल की गई हैं। अगर ये हमारा जो वैक्सीन जो किया जा रहा है, लेकिन इसमें अगर हम बात करें 90% लोगों को जो वैक्सीन लगाया गया है उनकी जानें नहीं गई हैं, मतलब ये वैक्सीन जो है 90% वर्क कर रहा है, मतलब उन लोगों को अपनी जानें नहीं गंवानी पड़ रही हैं। अगर सेकंड उसकी डोज दी जा रही है तो उनके अंदर बॉडी का इम्यूनिटी पावर जो है बूस्टअप हो रहा है। और ऐसी स्थितियों में हम कहना चाहेंगे अगर वो थर्ड वेरिएंट का जो वेरिएंट टाइप का जो वैक्सीन बनाया जा रहा है वो उससे ज़्यादा पावरफुल है और वो हमारी बॉडी में काफ़ी हद तक जो है इम्यूनिटी दे सकता है। मध्य प्रदेश में भी कई हॉस्पिटल्स में जहां वैक्सीन, जेपी हॉस्पिटल में जहां वैक्सीन दी गई लोगों को, वहां पर उनकी मृत्यु भी हुई है। तो क्या हम अपनी वैक्सीन को उतना कारगर ना समझे? नहीं, ऐसा नहीं है। हम ये बताना चाहेंगे कि बहुत से लोगों को पहले से बहुत सी बीमारियां होती हैं, किसी को लंग्स की प्रॉब्लम है, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम होती है, किसी को ब्लड में जो है ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, तो बहुत सी पहले से उनको, किसी को एड्स हुआ है, तो उनके अंदर जो बहुत सी पहले से प्रॉब्लम्स होती हैं जिसकी वजह से उनकी बॉडी की इम्यूनिटी जो होती है वीक होती है और उनको वैक्सीन वो दिया जाता है। वैक्सीन एज ए एटीन्यूएटेड एंटीबॉडीज होते हैं और वो बॉडी को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं और जिसकी वजह से वो वायरस अगर इंटर होता है तो बॉडी में हार्मफुल इफेक्ट डालता है। और बहुत सी केसेस में देखा जाता है कि वो क्या करते हैं, हमारी जो आर्टरीज और वेंस की ब्लड कैपिलरीज होती हैं उनको कोलैप्स कर देता है और जिससे हमारे अंदर ऑक्सीजन की जो लेवल होता है वो कम होने लगता है और ऑक्सीजन का लेवल कम होने की वजह से बॉडी में ऑक्सी हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड जो है वो ज्यादा हो जाता है जिससे उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, विवेक जी, क्या लगता है आपको, जिस तरह से आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए, उस पर चर्चा करने के लिए रूस की वैक्सीन को भी कहीं ना कहीं मंजूरी दे दी गई है कि अब उसका इस्तेमाल भी किया जाएगा अगर इमरजेंसी पड़ती है और स्थिति हालांकि बद से बदतर होती जा रही है। तो जिस तरह से सरकार कार्य कर रही है उस पर थोड़ा हमें भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, लगता है आपको? लोगों को भी जिम्मेदारी समझने की जरूरत समझनी भी चाहिए। और सवाल कभी भी वैक्सीन पे नहीं उठाया गया। वैक्सीन जब अंडर ट्रायल फेज में थी और देश की सर्वोच्च 2 बड़ी संस्थाएं जो कि ड्रग एंड रिसर्च कंट्रोल से जुड़ी हुई हैं, जब उन्होंने सवाल उठाया तो सवाल उठना लाजमी था और जिसपे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने बार बार
उत्प्रेरित करने के आधार पे वो जवाब और वो वक्तव्य दिया था, जिसका मैं आज भी समर्थन करता हूं। आज उस वैक्सीन की कोई सवाल नहीं उठा रहे हैं, क्योंकि आज उन्हीं मेडिकल काउंसिल की दोनों बड़ी संस्थाओं ने उसको अप्रूव कर दिया। ठीक, अब इनकी इस बात का मैं जवाब दे चुका। अब आपने जो पूछा एक सहभागिता, देखिए बहुत जिम्मेदारी के साथ आपको एक बात बता दूं कीर्ति जी, कोविड का जो फेज है इस समय वर्तमान सरकार की कार्यप्रणाली जो भी है, चलिए अब उस पर मैं बात नहीं करता, इसको राजनीतिकरण से छोड़ के, क्योंकि आप हमेशा कहते हैं सुझाव पे आइए, समर्थन पे आइए, चलिए आज हम समर्थन और सुझाव की भी बात कर लेते हैं। मेरा मानना है जिस तरीके से आपने कोरोना योद्धा कहे जाने वाले डॉक्टर्स, कल एक वीडियो वायरल हुआ है, डॉक्टर्स की सैलरी 3 महीने से नहीं दी गई है वहां पे। बहरहाल मेरा कहना है कि पहले तो आप जो कोरोना योद्धा कहे जा रहे हैं, जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स है, वो सारी संस्थाएं, जिन संस्थाओं के कर्मचारी सड़क पे, फ्रंट पे, घर के बाहर खड़े होकर के, जिलों में सड़क पे खड़े होकर के दैनिक दिनचर्या से जुड़ी आवश्यक वस्तुओं को, संसाधनों को हम तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि हम तो लॉकडाउन में थे और आज भी हम नाइट कर्फ्यू में हैं, अभी भी हम सीमित बाधाओं के साथ और सीमित जो हमारे दायरे हैं उसके अंदर रहेंगे। तो जनता के प्रति जो अपनी जवाबदेही पूरी कर रहा है, उसके लिए सरकार को पहले तो विशेष जोखिम भत्तों का पैकेज डिक्लेयर करना चाहिए। मेरा सुझाव है, अब देखिए इसको लेते हैं नहीं लेते, इनकी आत्मशक्ति पर निर्भर है। विपक्ष की तरफ से आप इसको सुझाव ही मान लीजिए। जिन पुलिसकर्मियों के, एक पुलिसकर्मी 14 से 18 घंटे ड्यूटी कर रहा है, एक डॉक्टर 14 से 18 घंटे ड्यूटी कर रहा है, अंडर ट्रेनिंग डॉक्टर्स को भी आप कम से कम लाइए फ्रंट लाइन पे, उनको भी अपॉर्चुनिटी दीजिए। फिजियोथेरेपिस्ट है, ऐसे लड़के जो कि उस डिग्री को तो लेके बैठे हैं कीर्ति जी, लेकिन काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनके पास कहने के लिए रोजगार नहीं है। ऐसी संस्थाओं से, जो प्रोफेशनल संस्थाएं हैं, वहां से बच्चों का डेटा उठाइए, उन लोगों को फील्ड पे लाइए, कहीं ना कहीं वो सारी जो मैन पावर है वो आप यूटिलाइज कर सकते हैं एक प्लांट वे में। उसके बाद कोविड से जो दवाइयां हैं, दवाइयों के डिस्ट्रीब्यूशन को यूपी को 4 जोन में डिवाइड करते हुए उस जोन वाइज उसकी डिस्ट्रीब्यूशन शुरू करिए। ये ना हो कि दिल्ली से ही दवाई आ रही है या हैदराबाद से ही आ रही है और हैदराबाद से आने के बाद मेरठ तक पहुंचने में उसको देर हो जा रही है, इलाहाबाद पहले पहुंच जा रही है। इस एग्जाम्पल को समझिएगा। दूसरी बात, जो पुलिसकर्मी पुलिस लाइन में सस्पेंड बिठाए गए हैं, छोटी मोटी गलतियों पे भी जांच के दायरे में बिठा दिए गए, उनको लाइए, फिलहाल उनको जोखिम भत्ते दीजिए और उनको आवश्यक सेवाओं के अंतर्गत बहाल करिए। आपके पास फोर्स की कमी है, आपके पास मैन पावर की कमी है। एक पुलिसकर्मी 14 से 18 घंटे कीर्ति जी अगर काम कर रहा है सड़क पे खड़े होकर के, गर्मी का समय है, आप बताइए उसका मानसिक अवसाद, उसका मानसिक तनाव, उसकी शारीरिक अस्वस्थता क्या उसको और मृत्यु के नजदीक, संक्रमण के नजदीक नहीं लेके जाएगी? आपको जरूरत है मैन पावर की। अपनी इस कुंठित और सीमित संकीर्ण मानसिकता से बाहर निकल करके थोड़ा सा एक्सप्लोर वे में आते हुए मैनेजमेंट को समझिए और प्लांट वे में इस चीज को इंप्लीमेंट करिए। कोरोना से लड़ना बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, जब विपक्ष कोई सुझाव देगा तो आप उसको राजनीतिक प्रतिद्वंदता की नजर से देखते हैं। अखिलेश यादव जी ने कभी भी देखे सहभागिता से, समर्थन से कोरोना की लड़ाई को लेकर के इनकार नहीं किया है। लेकिन अगर मैं कहता हूं किसी भी राजनीतिक दल का कोई भी सदस्य, कोई एनजीओ, किसी संस्था का कोई सदस्य अगर सड़क पे किसी मजदूर को, किसी पुलिसकर्मी को, किसी विद्युत विभाग के कर्मी को, किसी सफाई कर्मचारी को खाना दे रहा है, भोजन दे रहा है, आप उस पर कार्रवाई करने की राजनीति से बचिएगा। आप पूर्वाग्रह की राजनीति ना करिएगा। आप उसको ये समझिएगा कि देश हित में वो अपना योगदान दे रहा है। केसी जान जी, विवेक जी ने तो सुझाव दे दिए हैं अपनाना। सबसे महत्वपूर्ण सुझाव, और सबसे महत्वपूर्ण सुझाव, जो कोरोना योद्धा पिछली बार मर गए उनके लिए 50 लाख की बीमा राशि आपने नामित की थी, पहले वो बीमा राशि उनके परिवारों को दीजिए। ठीक है केसी जान जी, जिस तरह से जी सड़कों पे लगाए हुए एक भी समाजवादी लाल टोपी ले हुए, आपको शायद पता नहीं है क्योंकि आप सभी सुधार में लगे रहते हैं। विवेक जी, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पे आपने महामारी अधिनियम के तहत कार्रवाई करने का प्रयास किया था, क्योंकि आपको राजनीतिक पूर्वाग्रह की मानसिकता से आप और आपके भाजपाई जमात के लोग ग्रसित हैं। आपने बसें खड़ी थी लेकिन चलने नहीं दी, क्योंकि आपको मजदूरों को नहीं पहुंचाना था, आपको छवि सुधार का कार्यक्रम दिखाना था। दूसरे बारी भी बोलते हैं, मैं आपको सुन नहीं रहा। ठीक है विवेक जी, सुन लीजिए जी। केसी जैन जी बोलिए। ठीक है, शायद तक केसी जैन जी से कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हुई है। डॉक्टर आदर्श, मैं आप पर आऊंगी और आपसे पूछूंगी, जिस तरह से स्थिति बिगड़ रही है और कहीं ना कहीं विवेक जी ने भी सुझाव दिया है कि मैन पावर की जरूरत है, हमें दायरा बढ़ा देना चाहिए, टेस्टिंग ट्रैकिंग पर मैं लगातार कह रही हूं कि जोर देने की जरूरत है और बहुत पुरजोर तरीके से इस पर जोर देने की जरूरत है।
जी, आप सही कह रही हैं कि अगर ये टेस्टिंग पावर बढ़ा दी जाए, मतलब सस्पेक्टेड, जैसे बहुत से ये कहा जा रहा है कि 1 लाख लोगों को टेस्टिंग कर दी गई है, तो ऐसा नहीं है कि उनको दोबारा नहीं हो सकता है। उनमें से 1 लाख में से हो सकते हैं बहुत से ऐसे लोग हों जिनको फिर से हो गया हो, और वो चीज़ जो है उन्होंने आइडेंटिफाई, वो जांच के दायरे में नहीं आ पा रहे होंगे कि हाँ हमने तो जांच करा ली गई है। आप एक डॉक्टर हैं, आप जिम्मेदारी से बस एक साल का सर जवाब दे दीजिए। जो मौजूदा जिस तरह के दावे मौजूदा वर्तमान सरकार के प्रतिनिधि कर रहे हैं, क्या आप मानते हैं कि वो दावे पूरी तरह से यथार्थ जमीन पे एकदम खरे उतर रहे हैं? आज की मौजूदा स्थिति को देखते हुए मैं पूछ रहा हूं। जी, मैं बताना चाहूँगा कि सरकार कोशिश तो कर रही है, लेकिन इस जगह पे जो है पब्लिक को भी अपना जो है चीज़ों को रुख अपनाना चाहिए, क्योंकि वो स्थितियां अनकंट्रोल होती जा रही हैं। चाहे वो शमशान घाट की स्थितियां हों, चाहे अस्पताल की स्थितियां हों, और चाहे आम पब्लिक जैसे अमीनाबाद या कहीं हम और जगहों की बात करें जैसे घूम रही है बिल्कुल निश्चिंत होके, तो उस हिसाब से नहीं होना चाहिए। और इसमें जो है कहीं ना कहीं लगता है अगर ये सारे दल और सारी पार्टियां और सारे जो समाज सेवी, आपने जैसे बताया कि समाज सेवी लोग जो है अगर इससे जुड़े और मास्क वितरण और ये ऐसे प्रोग्राम चलाए जाए, जैसे हम देखते हैं कि बड़े मंगल में पूरे लखनऊ में देखोगे हर आदमी पूड़ी बांटते हुए दिखाई पड़ेगा। आज जो है कहीं पर जो है बहुत कम ही लोग दिखाई पड़ रहे हैं कि मास्क बांट रहे हैं, सैनिटाइजर बांट रहे हैं, जबकि ये पीक पॉइंट पे चल रहा है। इस समय हम अपील करेंगे कि लखनऊ की जो समाज सेवी संस्थाएं हैं और बहुत सी जो राजनीतिक पार्टियां हैं, उन सबको जो है अपने आप को आगे लाना पड़ेगा और बिना भेदभाव के कि हम सरकार में हैं या नहीं है, और अपने आप को ये प्रूव करना पड़ेगा कि हम एक जनसेवक हैं, और जनसेवक की भावना से जो है हमें सबके सामने आना पड़ेगा। और बाकी पब्लिक तो खुद ही सेलेक्ट कर देगी कि कौन जो है सत्ता में लायक है, कौन नहीं है। वो चीज पब्लिक खुद, जिसके साथ पब्लिक के द्वारा आप पब्लिक के लिए करेंगे तो पब्लिक आपके लिए खुद ही जो है आगे आने वाले समय में जो है उसका करेगी। कीर्ति जी, बहुत निवेदन करता हूं मैं आपके चैनल के माध्यम से, इस सरकार के सारे प्रतिनिधियों से, आप उन लोगों पे विशेष ध्यान दीजिए जो किराए पे रह रहे हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, तैयारियां कर रहे हैं, प्रवासी मजदूर जो पिछली बार की गलतियां महामारी में अनजाने में हो गई, क्योंकि उसके लिए हम वास्तव रूप से प्रिपेयर नहीं थे या तैयार नहीं थे। इस बार उन गलतियों को न दोहराते हुए वो सारी गलतियां जो हमने की उनको सुधार की दिशा में अगर हम लेके चलें तो मुझे लगता है कि अभी भी स्थिति उतनी भयावह नहीं होगी। ठीक है, केसी जैन जी हमारे साथ जुड़ गए। केसी जैन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी वैक्सीन का, ठीक है डॉक्टर आदर्श, लेकिन जो लक्षण प्राप्त हो रहे हैं, लापरवाही लगातार बढ़ती जा रही है, चाहे वो सरकार के माध्यम से हो, लोगों के माध्यम से हो, किसी के भी जरिए हो, लेकिन वो लापरवाही उजागर हो रही है। लक्षण भी नहीं समझ में आ रहे हैं इस बार का कोरोना किस तरह से, क्या लक्षण दिखा रहा है, किस तरह से लोगों को संक्रमित कर रहा है, क्योंकि लोगों को आज ये पता ही नहीं है कि वो संक्रमित कहां से हो रहे हैं। जी, जो इस समय वायरस है, पहले तो लगता था कि हमें जैसे जुकाम हो गया है, खांसी आ रही है, गले में खराश लगेगी, फीवर चढ़ उतर रहा है, ऐसे लक्षण लगते थे। लेकिन आज के समय में अगर बात करें तो ये जो सेकेंड म्यूटेंट वायरस आया है, ये हमारे जो है नोजल कैविटी के थ्रू जैसे जा रहा है और हमारी रिस्पिरेटरी ट्रैक में जाने के बाद उनको आर्टरीज को ब्लॉक कर दे रहा है, और ब्लॉक करने के बाद जो है वहाँ पे फ्रेश ऑक्सीजन को सप्लाई करने से रोकता है। और ऑक्सीजन जैसे ही हमारी लंग्स को प्रॉपर्ली नहीं मिलता है तो उससे जो है हमारी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन भी डिस्टर्ब हो जाता है, और ये कहीं ना कहीं जो है हमारी बॉडी में जब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा मात्रा में हो जाता है तो ये जो है बॉडी में डेथ की तरफ लेते हुए चला जाता है। ठीक है, लेकिन डेथ की तरफ लेते जा रहा है, लेकिन अब जो संक्रमित हो रहे हैं लोग वो ये नहीं पता कर पा रहे कि वो किससे संक्रमित भी हो रहे हैं। इस पर भी कहीं ना कहीं समझने की जरूरत है कि क्यों इस तरह से फैल रहा है कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि वो संक्रमण लेके कहां से आ रहे हैं। देखिए, हम बात करेंगे जैसे हमारे समाज में जिन लोगों को कोरोना है या वो कोरोना से ग्रसित हैं, बहुत से ऐसे लोग, जैसे किसी को एड्स हो जाता है, वो किसी को नहीं बताएगा कि हमें एड्स हो चुका है, ठीक है, वो किसी के साथ किसी भी तरह से जो है वो व्यवहार करने लगता है, क्योंकि वो समझता है, अपनी बेइज्जती समझता है। वैसे ही क्या है, जिन लोगों को कोरोना का वायरस से ग्रसित हैं वो लोग हमारे स्वस्थ समाज में या स्वस्थ लोग जो होते हैं उनके पास जाते हैं, उनके पास बैठते हैं, खाते पीते हैं, और वो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें वो छोटी मानसिकता होने के कारण नहीं बता पाते हैं या नहीं बताना चाहते हैं, और वो हेल्दी लोगों को भी वो इफेक्टेड कर रहे हैं, और उसके द्वारा जो है और लोग, अगर हम बात करें जैसे अब बात हो रही है कि बनारस में जो है जितने भी, अगर आप देख रहे हैं जितने भी बड़े बड़े लोग हैं
ठीक है, वो कुलपति हैं, कोई जो है बीसी है, इन लोगों को, इनके पास तो आम पब्लिक, आम जनता भी नहीं जा पाती है, उन लोगों को कोरोना कैसे हो रहा है? उन लोगों को कोरोना, उनके पास जो रहने वाले लोग हैं या उनसे मिलने वाले लोग, उनको लगता है कि हम जैसे इनसे मिलने जा रहे हैं तो हम अपने आप को, अगर वो किसी बीमारी से ग्रसित है या कुछ है तो वो बताने में हिचकिचाते हैं और वो किसी ना किसी रूप में उनको जो है वो बीमारी दे देते हैं। और उसका जो अब 3 दिन 4 दिन बाद जो है जांच होती है तो उसमें पाया जाता है कि हाँ ये जो है इफेक्टेड है या इससे ग्रसित है। सामाजिक दूरी कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग पे इस कदर प्रभाव छोड़ चुकी है, या इस कदर लोग पहले कोविड फेज में ये सब चीजें देख चुके हैं कि अब कहीं ना कहीं लोग घबराने लग गए हैं और बताने से भी डर रहे हैं। हालांकि ये जिम्मेदाराना तरीका नहीं है, गैर जिम्मेदाराना तरीका है। आप लोग को अगर खांसी जुकाम जैसे लक्षण भी होते तो आपको तुरंत टेस्टिंग करानी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ आपके लिए नहीं, आपके परिवार के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। केसी जैन जी पर मैं आना चाहूंगी और मैं उनसे पूछना चाहूंगी, केसी जैन जी, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से लगातार कोरोना के आंकड़े सामने आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं वैक्सीन 65 से 45 वालों के लिए आप लोग ने रखी, तो आप 35 कर देना, वो समय आ गया है कि अब आपको जो दायरा है उम्र का वो और घटाकर 35 पर लाकर उन्हें भी वैक्सीन उपलब्ध कराई जाए? सरकार लगातार पहले 60 से 60 जिनकी उम्र 60 वर्ष से ऊपर थी उनके लिए, फिर 45 वर्ष से ऊपर जिनकी उम्र थी उनके लिए, लेकिन लगभग 10 करोड़ वैक्सीनेशन जिस प्रकार से हो चुका है उसके बाद में अब जो 30 वर्ष से ऊपर के लोग हैं तो उनके लिए भी वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। और तमाम सारे ऐसे लोग भी हैं जो और कम उम्र के हैं, उन्होंने भी वैक्सीनेशन कराया है। तो जहाँ पे जिनके सेंटर्स पे सुविधाएं दी गई हैं कि कम उम्र के भी करा सकते हैं, वो लोग वैक्सीनेशन करा रहे हैं। और डॉक्टर साहब ने जैसा बताया कि वैक्सीनेशन के बाद में कम से कम ये है कि जो कैजुअलिटीज रेट है वो बहुत कम है और जो डेथ होने की संभावना है वो लगभग ना के बराबर हो जाती है। तो ऐसे में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया बहुत तेजी से चालू है। दूसरी बात ये है कि जो टेस्टिंग है, टेस्टिंग की बहुत तेजी से पूरे देश में बढ़ाई गई और खास करके उत्तर प्रदेश में बहुत तेजी से टेस्टिंग को बढ़ाया गया है। लगभग 4 करोड़ लोगों की टेस्टिंग उत्तर प्रदेश में अब तक की हो चुकी है और लगातार टेस्टिंग का रेट भी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के दिशा निर्देश में लगातार उस पर काम हो रहा है, उनको बढ़ाया गया है। और दूसरी बात ये कि देखिए आम जनता को जागरूक होने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। डॉक्टर साहब ने जैसे बताया कि एक पेशेंट है कोई जिसको लगता है, उसको लक्षण भी लगते हैं कि उसको कोरोना है, तो ना तो वो टेस्टिंग करा रहा है और जिन लोगों को टेस्टिंग में निकल भी आया है वो भी 2-3 दिन के बाद आम जनता पे वैसे आम तरीके से घूम रहा है और वो कहीं ना कहीं वायरस को फैला रहा है। तो देखिए वो तो ठीक हो जाएगा क्योंकि उसको पता है कि मैं ये दवा ले रहा हूँ, प्रिकॉशंस ले रहा हूँ, लेकिन जो वायरस है जो दूसरे में जाएगा वो कुछ नहीं ले रहा है, उसको इन्फेक्ट करेगा। तो ऐसे में जो लोग कहीं ना कहीं इससे संक्रमित हैं वो एक तो घर में रहे, क्वारंटाइन रहे, 14 दिन की जो मियाद रखी गई, टाइम रखा गया है, कम से कम उसका पालन करें। दूसरी बात जो गाइडलाइन है आम आदमी के लिए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल, मास्क का इस्तेमाल, सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल, इन चीजों का इस्तेमाल बहुत आवश्यक है। दूसरी बात यह कि बाहर की वस्तुएं, अनजान चीजें आप घर में लाते हैं, तरफ से भी पूछ बढ़ा देनी चाहिए। जो लोग होम क्वारंटाइन है उनके लिए भी कहीं ना कहीं सरकार को सतर्क रहना पड़ेगा। जो होम क्वारंटाइन है, जिस तरह से हमने पिछले कोविड फेज में देखा था कि जो होम क्वारंटाइन है उन पर नजर तो रखी नहीं जा रही थी, तो वो ऐसे ही बाहर घूमने निकल जाएं। जी नजर रखने का काम ये, लखनऊ में ही लगभग 4,500 क्वारंटाइन जोन बन चुके हैं और इनमें अब बैरिकेडिंग भी शुरू की जा रही है। अभी तक जो क्वारंटाइन जोन थे उसमें 50 मीटर की एरिया जो था उसको सील किया जा रहा था, उसको लोगों को गाइडलाइन जारी की जा रही थी, लेकिन अब उस एरिया को बढ़ा करके 100 मीटर भी किया जा रहा है। अगर 50 से ज्यादा लोग हैं, 20 से ज्यादा लोग, इस हिसाब से 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग, इस एरिया में कितने लोग निकले हैं कोरोना पेशेंट, उसके हिसाब से क्वारंटाइन जोन को 50 मीटर, 100 मीटर, 20 मीटर के एरिया में उसको क्वारंटाइन पूरे जोन को किया जा रहा है। साथ ही साथ जो नाइट लॉकडाउन जो किया गया है नाइट में, इसमें लगातार सैनिटाइजर का इस्तेमाल हो रहा है। जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, जो बिल्डिंगे, देखिए माल बिल्डिंगे और खास करके यहाँ जहाँ पे भीड़ भाड़ ज्यादा होती है, उन सारी चीजों को पहले से बंद कर दिया गया है। स्कूल और कॉलेजों में भी छुट्टी कर दी गई है। तो साथ ही साथ जो जब सारी चीजें अभी इस तरीके की चीजें हैं जिससे कि आम आदमी की जिंदगी बिना प्रभावित हुए और हम इस तरीके की बीमारियों से बच सकते हैं, क्योंकि अभी नाइट लॉकडाउन है, तो हम लोगों को ये जागरूकता अपनानी है कि डे लॉकडाउन की स्थिति ना पैदा हो और हम लोग इस तरीके से काम करें जिससे कि हमारे काम भी चलते रहे और ये जो बीमारी फैल रही कोविड-19 जो वायरस है इसको भी हम खत्म कर सके। सरकार का तो पूरा योगदान है, लेकिन आम आदमी जो लापरवाही कर रहा है उससे बचना पड़ेगा। नहीं तो जो पिछली बार सरकार ने किया था, जो लोग मास्क नहीं लगा रहे थे,
या जो लोग इस तरीके से लापरवाही कर रहे थे उनके खिलाफ जो मुकदमे कायम हो रहे थे, अगर जरूरत पड़ी तो बिल्कुल मुकदमा कायम करके सख्ती करनी पड़ेगी, क्योंकि 10 सेकंड में अपनी बात को कंप्लीट करिएगा। ठीक है केसी जैन जी, विवेक जी बात रखिए अपनी। इससे बड़ी जुमलेबाज और बेशर्म सरकार मैंने नहीं देखी कि जो अब जनता को ही जिम्मेदार बनाने पे आ गई है। सुन लीजिए मेरी बात, स्कूल आपने बंद करवा दिए, स्कूलों से फीस वसूली जा रही है। 10 से 30% का स्कूलों का, किताबों का, यूनिफॉर्म का और फीस में जो वृद्धि हुई है पहले उसको रुकवाइए, क्योंकि या तो अपने बच्चों को लोग खिला लेंगे, अपना घर चला लेंगे, और या तो फिर वो स्कूलों की फीस ही भर लेंगे। किराए पे रहने वालों के लिए पहले आप दिशा निर्देश जारी करिए, अन्यथा वो किराया या तो भर लेंगे या तो छोड़ करके चले जाएंगे वापस। ठीक है, देखिए जिस तरीके से महंगाई बढ़ी हुई है, न गैस में आप सब्सिडी दे रहे हैं, न गैस के दाम कम कर रहे हैं, न तेल और ईंधन के दाम कम कर रहे हैं, गल्ले अनाजों की आप देख लीजिए जिस तरह मूल्य वृद्धि होती जा रही है। आप जो हवाई ये प्रोपोगेंडा चला रहे हैं इस पे नहीं, एक आम जनता जो होती है कीर्ति जी, जमीनी स्तर की चीजें चाहती हैं अपने से जुड़े हुए। आप पल्स पोलियो अभियान की तरह भी कोवैक्सीन लगवा सकते हैं गली गली में भेज के वॉलंटियर, लेकिन मुद्दा क्या है, आप उस मुद्दे पे बात ही नहीं करना चाहते हैं। जनता कैसे सर्वाइव करेगी, आप इसका जवाब दीजिए ना। ठीक है, इस पर आपके पास कोई योजना ही नहीं है, छवि सुधार करनी है केवल। अपने नेताओं की गलती को अच्छाई में बदलने के लिए आपने जनता को दोषी बनाना शुरू कर दिया है। किसने जनता को उकसाया है, किसने जनता के सामने संदेश दिया कीर्ति जी? बंगाल में बड़ी बड़ी जनसभाएं, आसाम में बड़ी बड़ी जनसभाएं, फिर राजनीति शुरू हो गई है, फिर राजनीति। ठीक है, बंगाल और आसाम की जनता की जिम्मेदारी लेंगे क्या? जी जिम्मेदाराना तरीके से जिम्मेदारियां उठाते हुए इन तमाम पहलुओं पर ध्यान रखने की बहुत जरूरी है कि किसी को भी इस दौरान किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े, चाहे वो स्कूल की फीस ही क्यों ना हो। एक मध्यम वर्ग के लिए कहीं ना कहीं उसकी कमर टूट जाती है जब इस तरह के हालात आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ प्राइम डिबेट में हिस्सा बनने का। तो जिस तरह से हम आज इस पर चर्चा कर रहे थे, लगातार मैं ये बात कर रही हूँ कि इस पर कहीं पर भी राजनीति नहीं होनी चाहिए, और जिस तरह से हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं इस पर आपको भी सतर्क होने की जरूरत है। मैं बता दूं, सरकार के लिए एकमात्र आंकड़ा है, जिस तरह से चाहे 10,000 केस आ रहे हो, 1,60,000 आज केस आए हैं पूरे भारत में, तो ये आंकड़े हैं। लेकिन जिन्होंने अपने परिवार वालों को खोया है उनसे जाके पूछिए उन्हें किस तरह से सामना करना पड़ रहा है, और जिनको खुदा न खास्ता कोरोना हो रहा भी रहा है वो आज की स्थिति से उनसे आके पूछ लीजिए, बेड तक नहीं मुहैया हो रहे हैं। लोगों को इसके लिए भी मंत्रियों के फोन करवाने पड़ रहे हैं, उसके बावजूद बेड की स्थिति नहीं मिल पा रही है। ये जमीन से जुड़ी हुई चीजें मैं आपको बता रही हूं। अंतिम संस्कार के लिए लाइनें लगी हुई हैं, 3-3 घंटे लोगों को रुकना पड़ रहा है, 6-6 घंटे। तो ये चीजें समझते हुए मास्क जरूरी है, ये आपकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। और इसको इस तरह से नहीं कि आपने मास्क लगाया हो तो उसे नीचे कर ले, आपको मास्क प्रॉपर तरीके से, जिम्मेदाराना तरीके से लगाने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया, हम फिर हाजिर होंगे, आपका ही मजा आएगा। मेरे साथ देखते रहिए प्राइम डिबेट।